Bismillahirrahmanirrahim. Let's discuss apoptosis. It is simply called falling off. It is defined as a pathway of cell death in which cells activate enzymes that degrades the cell's own nuclear DNA and nuclear and cytoplasmic proteins. सेल कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो कि सेल के अपने ही न्यूक्लियर डीएनए और न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को डिग्रेड करने लग जाता है. अनलाइक द नेक्रोसिस जहाँ पर लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी होता है, सेल की एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है, सेलुलर कंटेंट्स को लॉस होता है, लीकेज होता है, सेलुलर कंटेंट्स का होस्ट रिएक्शन होता है, वो सब एपोप्टोसिस के अंदर नहीं होता. इट्स अ सिंपल प्रोसेस दैट इज सिंपली फॉलोइंग ऑफ अ सेल डेथ. Causes can be physiological or pathological. The first physiological cause is programmed destruction of cell during embryogenesis. The second one is involution of hormone-dependent tissue upon hormone deprivation. For example, a regression of lactating breast after weaning. Cell loss in proliferating cell population, such as intestinal crypt epithelia, in order to maintain a constant number. Elimination of cells that have served their useful purpose. एक दफ़ा सेल ने अपना काम कर लिया, उसके बाद वो सेल्स बॉडी से रिमूव हो जाते हैं. जैसे कि बॉडी के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन था और उसके दौरान न्यूट्रोफिल्स आर जनरेटेड, अ लिम्फोसाइट्स आर जनरेटेड. सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस इट आफ्टर इम्यून रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड, रिस्पेक्टिवली बोथ आर रिमूव्ड. Elimination of potentially harmful self-reactive lymphocytes and cell death induced by cytotoxic T lymphocyte. This mechanism is used against the viruses and tumors that serve to kill the virus-infected and neoplastic cell. Pathological condition में DNA डैमेज आता है, जैसे कि रेडिएशंस हो गया, साइटोटॉक्सिक हो गया, एंटी कैंसर ड्रग्स हो गया, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, हाइपोक्सिया, कोई भी केस हो गया, DNA डैमेज हो चुका है, म्यूटेशन हो चुकी है. रादर देन कि सेल एक म्यूटेटेड सेल की ग्रोथ हो बॉडी के अंदर, बॉडी प्रेफर कि एपोप्टोसिस हो, प्रोग्राम सेल डेथ हो, वो रिमूव हो जाए. Accumulation of misfolded proteins, cell injury in certain infections. For example, viral infections, as in adenovirus, HIV, viral hepatitis, cell injury in certain infections, as I discussed about the viruses, and then come the pathological atrophy in parenchymal organ after duct obstruction. For example, as it occurs in pancreas, or parotid gland, or kidney. वहाँ पे क्या होता है कि जब डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो जो पेरेन्काइमल ऑर्गन्स के अंदर जब हो जाती है डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि पेनक्रियास हो गया, तो वहाँ पर पैथोलॉजिकल एट्रोफी होने लग जाती है, सेल डेथ होने लग जाती है. मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो हमें कैरियोलाइसिस नज़र आता है, कैरियोरेक्सिस नज़र आता है, एपोप्टोटिक बॉडीज नज़र आते हैं, और सेल हमारे पास जो होते हैं वो श्रिंक नज़र आते हैं. फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA is present into the nucleosome sized bird, and the cell rapidly shrinks, forms cytoplasmic birds, and fragment into apoptotic bodies. Let's talk about the mechanism of apoptosis. दो तरह का होता है, एक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है जिसे हम इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज डेथ रिसेप्टर पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे. दो डायग्राम्स हैं, दोनों से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. सेल के अंदर एपोप्टोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स कहते हो, और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक होते हैं दैट इज कॉल्ड BCL2 एंड BCLXL, जबकि जो हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास आता है BCL2 फैमिली फैक्टर दैट इज बैक एंड बैक. तो ये हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक आता है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स भी काम करते हैं और एंटी एपोप्टोटिक भी काम करते हैं, जो यहाँ पे लिखा है दैट रेगुलेटर BCL2 एंड BCLX. कोई भी सेल इंजरी हुई, ग्रोथ फैक्टर आए, DNA डैमेज हुआ, रेडिएशंस की मदद से, टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स या प्रोटीन मिसफोल्डिंग हुई, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस कहते हैं, नेक्स्ट आगे डिस्कस होगा. उसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई सेल इंजरी होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास सेल कोशिश करता है कि एपोप्टोसिस करने की कोशिश करे. उसके लिए सेल के पास ऑलरेडी फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स, वो हमारे पास एक्टिवेट होंगे बैक टू बैक. साथ में हमारे पास साइटोक्रोम C हो गया, और जो दूसरे प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं जो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे. ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का पाथवे.
डेट रिसेप्टर पाथवे हमारे पास तब होता है जब सिग्नल हमारे पास आते हैं फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेट करता है एडॉप्टर प्रोटीन को, और वो हमारे पास क्या करता है, इनिशिएट करता है कैस्पेसिस को, दैट आर कॉल्ड एज एक्जीक्यूशनल कैस्पेसिस। एक्जीक्यूशनल कैस्पेसिस का फाइनल काम ये होता है दैट आइदर दे डू द एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन और दे डू द ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन, finally leading to the production of the apoptotic body, and that would be finally phagocytosis. For example, अगर हमारे पास ग्रोथ सिग्नल्स हैं, सर्वाइवल सिग्नल्स हैं, तो हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक जो फैक्टर्स हैं वो काम करेंगे और एज अ रिजल्ट सेल की ग्रोथ को जो हमारे पास है वो कंटिन्यू रखेंगे और न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। लेकिन जब हमारे पास एपोप्टोसिस होती है तो वहाँ पर सर्वाइवल सिग्नल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेडिएशन या डीएनए डैमेज था तो हमारे पास जो सेंसर प्रोटीन्स होते हैं वो सेंसर्स एक्टिवेट होने लग जाते हैं और साइटोक्रोम सी और दूसरे प्रोटीन्स हमारे पास रिलीज हो जाते हैं। सो दिस लीकेज ऑफ साइटोक्रोम सी एंड अदर प्रोटीन्स लीड टू एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस, फाइनली एपोप्टोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। लेट्स सी इट ओवर हियर टू। इस वीडियो के साथ आप हॉलमार्क ऑफ कैंसर में, नियोप्लेसिया में चेक कर सकते हैं इवेजन ऑफ इम्यून सिस्टम को। आई थिंक इट इज डिस्कस्ड इन हॉलमार्क ऑफ कैंसर पार्ट 3 वीडियो, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास डेट रिसेप्टर पाथवे और ये वाला माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। कोई भी स्ट्रेस आया, रेडिएशन आया, केमिकल्स आया, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वाज द मेम्ब्रेन। ओवर हियर इनसाइड द सेल देयर अकर डीएनए डैमेज। गार्डियन ऑफ द जीनोम दैट इज P53 को गार्डियन ऑफ द जीनोम कहते हैं। जब भी कोई डीएनए डैमेज आता है, म्यूटेशन आता है, ये हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। ये कोशिश करता है कि कोई भी ट्यूमर डेवलप ना हो, एब्नॉर्मैलिटी सेल के अंदर ना आए। तो ये हमारे पास क्या करता है, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स बैक्स और बैक को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स दैट इज BCL2 एंड BCL-XL के बीच में हमेशा एक कंपटीशन चल रहा होता है। प्रो एपोप्टोटिक कोशिश करता है कि सेल डैमेज हो चुका है तो एपोप्टोसिस हो, एंटी एपोप्टोटिक रेजिस्ट करता है कि एपोप्टोसिस ना हो। डिसाइड हमारे पास BH3 करता है जिसके अंदर 3 प्रोटीन्स आते होते हैं, BH3 प्रोटीन्स, जिनको हम बैड, बिड और PUMA कहते हैं। वो हमारे पास डिसाइड करता है कि सेल की एपोप्टोसिस होगी या एंटी एपोप्टोसिस होगी। अगर BH3 प्रोटीन्स एक्सप्रेस होने लग जाए और प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर डोमिनेट हो जाए तो एपोप्टोसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है। अब क्या होता है कि प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होता है कि हमारे पास साइटोक्रोम सी भी एक्टिवेट होने लग जाता है और APF1 दैट वुड एक्टिवेट द कैस्पेस 9 एंड फाइनली कैस्पेस 9 विल एक्टिवेट द कैस्पेस 3। डेथ सबस्ट्रेट एंड एपोप्टोसिस, ये था माइटोकॉन्ड्रिया का पाथवे। इसको हम रिलेट करते हैं डेट रिसेप्टर पाथवे के साथ। FAS लिगेंड हमारे पास प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास बाइंड करता है FAS रिसेप्टर के साथ। FAS है, FAS लिगेंड है, वो आपस में बाइंड करते हैं। साथ में हमारे पास एक और मॉलिक्यूल होता है जिसको आप FADT कहते हो। ये सारे ब्लू से जो है वो FAS लिगेंड एक्सप्रेस किया हुआ है और ऑरेंज FAS जो है वो ब्लू कलर से, FAS ligand ऑरेंज कलर से। The FAS ligand and FAS both bind together. Along with here there is another molecule that is called FADT. Now what happened, this FAS ligand, FAS, FADT, they all combine together and over here we have got procaspase 8-2. These three will combine together to form the DET induced signaling complex. Procaspase 8 हमारे पास कन्वर्ट होगा caspase 8 के अंदर। ये हमारे पास जाता है BID के साथ और BID के साथ कंबाइन होकर फाइनली हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। ये कैस्पेस 8 अगेन हमारे पास कन्वर्ट होगा कैस्पेस 3 के अंदर। कैस्पेसेस हमारे पास वो एंजाइम्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपोप्टोसिस ऑफ सेल। व्हाई दे आर कॉल्ड कैस्पेसेस? बिकॉज दे आर सिस्टीन प्रोटीएजेस दैट क्लीव द प्रोटीन्स आफ्टर एस्पेरेटिक रेसिड्यूज। हमारे पास ये कैस्पेस 8 कन्वर्ट होगा कैस्पेस 3 के अंदर। कैस्पेस 8 और कैस्पेस 9 जो हमारे पास होता है इनको हम इंट्रिंसिक एग्जीक्यूशनल था और एक हमारे पास इंट्रिंसिक था। तो ये जो हमारे पास कैस्पेस 3 होता है इसको एग्जीक्यूशनल कैस्पेस कहा जाता है। कैस्पेस एंटागोनिस्ट हमारे पास भी प्रेजेंट होते हैं जो कोशिश करते हैं कि हमारे पास सेल की एपोप्टोसिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल फ्लिप इज कैस्पेस एंटागोनिस्ट। वायरसेस ट्राई टू प्रोड्यूस द फ्लिप होमोलॉग ताकि सेल की डाइजेशन ना हो सके, एपोप्टोसिस ना हो सके, तो वायरस की कोशिश होती है कि वो फ्लिप होमोलॉग प्रोड्यूस करे। एपोप्टोसिस सेल की क्लियरेंस के अंदर ये बात भी होती है कि हमारे पास नॉर्मल सेल में फोस्फोटाइडल सेरीन जो होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन leaflet of plasma membrane, while in apoptotic cell it is present on the outer leaflet. So once it is present on the outer
leaflet. It is recognized by tissue macrophages and leads to phagocytosis of the apoptotic cell. Occur here, finally the caspase 3 is activated, leading to the dead substrate and finally apoptosis. अगर यहाँ पे हमारे पास apoptosis ना हुई या कोई भी mutation हुई, as a result of this there would be development of neoplasia. Let's talk about the example of apoptosis. The first one is growth factor deprivation. Growth factors अगर available नहीं होंगे तो हमारे पास सेल की apoptosis नहीं होगी. I will explain it. DNA damage is also an example of apoptosis that lead to the apoptosis. Accumulation of misfolded protein, for example, endoplasmic reticulum stress. Fourth one is apoptosis of self-reactive lymphocytes. And fifth one is cytotoxic T lymphocyte mediated apoptosis. इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली सेल हमारे पास होता है ग्रेन्जाइम सिक्रीट करता है और डायरेक्टली किल करने की कोशिश करता है विदाउट एंगेजिंग एनी पाथवे. इस साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड एपोप्टोसिस के अंदर डेथ पाथ रिसेप्टर पाथवे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे इन्वॉल्व नहीं होता. यहाँ पे देखिए वाइबल सेल है, सर्वाइवल सिग्नल ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट है. ये जो ब्लू कलर का है ग्रोथ फैक्टर सिग्नल प्रेजेंट है. जब सिग्नल हमारे पास प्रेजेंट है तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे. There would be no production of pro-apoptotic factors. Cell would likely move towards growth instead of going through the process of apoptosis. BCL2 and BCL-XL are the anti-apoptotic proteins, so they are produced. No cytochrome leakage is there, and as a result, cells survive. While in apoptosis, you see when there is lack of survival signals due to any irradiations, what happened? DNA would be damaged, and this DNA damage are, as I have said it in second point, either this DNA damage or lack of survival signals or misfolded proteins that are produced due to irradiation will lead to activation of sensors that will try to do the antagonism of BCL2, that is they will try to secrete the pro-apoptotic factors, and activation of BCL and BAX and BAC channel will be activated while BCL2, that is anti-apoptotic, will be antagonized. As a result, mitochondria will leak the cytochrome C and pro-apoptotic proteins. Activation of crispases will be there, and finally there would be apoptosis. What do you mean by accumulation of misfolded proteins? There is a normal RNA and it is having the chaperones to produce the mature folded proteins. In an abnormal cell, either due to any metabolic alteration, that is decreased energy stores, or genetic mutation in protein, or any viral infection, chemicals, anything, it will lead to misfolded proteins. कोई भी abnormality आई उसकी वजह से excess misfolded proteins produce होंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस वो कंडीशन होती है कि जिसके अंदर प्रोटीन की जो फोल्डिंग डिमांड है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि प्रोटीन फोल्डिंग कैपेसिटी कम होती है. प्रोटीन्स फोल्ड नहीं हो सकती, जबकि जो डिमांड होती है कि प्रोटीन्स फोल्डेड प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेल विल ट्राई टू डू द सेलुलर एडॉप्टेशन. या तो सेल सेलुलर एडॉप्टेशन करेगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को कम करने की कोशिश करेगा, एंड विल इंक्रीज द चैपरॉन्स प्रोडक्शन एज इट इज सीन ओवर हियर. तो जब चैपरॉन्स होते हैं तो मैच्योर फोल्डेड प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं. तो सेल विल आइदर ट्राई टू डिक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस और इंक्रीज द चैपरॉन प्रोडक्शंस टू प्रोड्यूस द मैच्योर फोल्डेड प्रोटीन्स, और इफ देयर इज फेलियर ऑफ एडॉप्टेशन, सेल विल ट्राई टू do the mechanism of apoptosis in order to protect the cell. Let's discuss few differences between necrosis and apoptosis. Cell size. In necrosis, it is enlarged, swelling. Apoptosis, reduce or shrink. Nucleus pycnosis, karyorrhexis, and karyolysis is seen. In apoptosis, simple fragmentation into nucleosome size fragment is seen. Plasma membrane disrupted. Apoptosis, plasma membrane intact. Altered structure, especially orientation of lipids. Cellular contents. Enzymatic digestion may leak out of cell. In apoptosis, it is intact, may be released in apoptotic bodies. Adjacent inflammation is frequent, while in apoptosis it is not present. Physiological or pathologic role. Necrosis is mostly pathologic, while in apoptosis is often physiologic, but it may be pathologic, for example in DNA and protein damage. That's all about the apoptosis. Next we are going to discuss the autophagy.